जब 6 साल से लगातार कोमा में रहा ये प्रिंस सिर्फ एक वुडन स्वॉर्ड लेकर स्वॉर्ड सेंट और उसकी लेजेंडरी गॉड स्वॉर्ड को ड्यूअल करने पहुंचता है तो वो लड़की उसे पूरी तरह पागल समझती है और फिर डैवी हालात को और भी खराब कर देता है। वो उसे पहले अटैक करने का मौका देता है और कहता है कि शुरुआत वही करे। स्वॉर्ड सेंट तुरंत आगे बढ़ती है, इस इडियट को जमीन में पटकने के लिए पूरी तरह तैयार, लेकिन उसकी हैरानी की कोई सीमा नहीं रहती जब डैवी उसके हर अटैक को आसानी से ब्लॉक कर देता है और इतनी ताकत से काउंटर अटैक करता है कि वो उड़कर दूर जा गिरती है। उसका पंच जोर से लगता है और स्वॉर्ड सेंट को समझ ही नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। यह आदमी इतना पावरफुल कैसे है कि उसका एक भी अटैक उसे छू तक नहीं पा रहा। वह दोबारा कोशिश करती है लेकिन इस बार भी उसे सिर्फ एक और पंच मिलता है। गुस्से में वह ये स्वीकार ही नहीं कर पाती कि डैवी उसके साथ खेल रहा है, इसलिए वह एक इतना मैसिव अटैक अनलीश करती है कि हमारा गाय किसी तरह अपनी जान बचा पाता है। डैवी ताली बजाता है और कहता है कि ये बुरा नहीं था, लेकिन अब चीजें खत्म करने का समय आ गया है। जब वो पूछती है कि उसका मतलब क्या है तो डैवी बस उसी जगह पर एक हल्का सा पंच मारता है जहां उसने पहले हिट किया था और अगले ही पल वो जमीन पर गिर जाती है। पूरी तरह हेल्पलेस होकर वो रोने लगती है और पूछती है कि आखिर पूरी जिंदगी इतनी मेहनत करने के बाद भी वो उसे हरा क्यों नहीं पा रही। तो फिर सवाल यह है, आखिर ये सपोजली वीक और टैलेंटलेस प्रिंस इतना रिडिकुलसली पावरफुल कैसे बन गया। 6 साल पहले डैवी सिर्फ एक टैलेंटलेस 10 ईयर ओल्ड प्रिंस था, तभी उसके अपने हाफ ब्रदर ने उसकी पीठ में एक एरो मार दिया जिससे वो कोमा में चला गया। उसी समय उसकी मदर की पॉइजन से मौत हो गई, लेकिन ये कभी पता नहीं चल पाया कि इसके पीछे कौन जिम्मेदार था। हालांकि ये काफी साफ था कि किंग की सेकंड वाइफ ने ही इस पूरी साजिश को अंजाम दिया था। जब डैवी का बॉडी कोमा में पड़ा रहा, उसकी सोल उस जगह पहुंच गई जहां मौत के बाद हीरोज जाते हैं, हीरोज हॉल। वहां मौजूद हर कोई ये देखकर हैरान था कि इतना वीक और टैलेंटलेस इंसान वहां कैसे पहुंच गया, क्योंकि वो बिल्कुल भी हीरो जैसा नहीं था। फिर भी उन्होंने डैवी को 1000 ईयर्स तक ट्रेन करने का फैसला किया ताकि वो बाकी सभी की तरह वर्दी बन सके। लेकिन जाहिर है उनकी ट्रेनिंग बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। वे हर सिंगल डे उसे मारते थे ताकि उसका बॉडी मजबूत हो सके और उसकी पेशेंस इंप्रूव करने के लिए उसे लावा के अंदर तक उतार देते थे। वे इसे ट्रेनिंग कहते थे, लेकिन डैवी अब इससे पूरी तरह तंग आ चुका था। उनकी इन सो कॉल्ड लेसन से परेशान होकर उसने फैसला कर लिया कि अब गुड बाय कहने का समय आ गया है। शुरुआत में उन्होंने उसे अनग्रेटफुल ब्रैट कहा, लेकिन आखिरकार उन्होंने उसे जाने दिया और जैसे ही डैवी वहां से जाने के लिए मुड़ता है, अचानक एक तेज रोशनी उसे पूरी तरह घेर लेती है। अगले ही पल वो अपने उस फ्रेल और सिकली बॉडी में वापस आ जाता है, उस अबैंडन्ड प्रिंस डैवी अल्रोन के बॉडी में। वो रोने किंगडम का प्रिंस है, एक छोटा और इनसिग्निफिकेंट कंट्री जिस पर एक यूजलेस किंग राज करता है। और अब जब डैवी वापस आ चुका है, वो उन लोगों से बदला लेने के लिए पूरी तरह डिटर्मिन्ड है जिन्होंने उसकी मदर को मारा और उसके साथ भी वही करने की कोशिश की, क्योंकि अब वो पहले वाला वीक और इनोसेंट ब्रैट नहीं रहा। कुछ समय बाद डैवी के जागने के बाद जब वो आराम कर रहा होता है, उसके कमरे का दरवाजा खुलता है और एक मेड अंदर आती है। उसे देखते हुए वो मन ही मन सोचता है कि आखिर वो कितने लंबे समय से इस जगह पर फंसा हुआ है। इतने पूरे समय में उसने सिर्फ इसी मेड को देखा है, वही मेड जो उसकी देखभाल करती रही है। ये ज्यादा नहीं है, लेकिन डैवी के लिए ये किसी छोटी ब्लेसिंग से कम नहीं लगता। कम से कम कोई तो है जो उसकी इतनी परवाह करता है कि उसे देखने के लिए यहाँ आता है। जब मेड कमरे से चली जाती है तो डैवी काफी समय बाद पहली बार खुद बैठने की कोशिश करता है। उसे थोड़ी राहत महसूस होती है क्योंकि आखिरकार वो कम से कम इतना काम अपने दम पर कर सकता है। उसकी नजर उसके पास रखे कैलेंडर पर जाती है। उसे उठाते ही उसे एहसास होता है कि उस दिन से पूरे 6 साल बीत चुके हैं जिस दिन उसे एरो मारा गया था और वो कोमा में चला गया था। उस पल की मेमोरी अचानक उसके दिमाग में वापस आ जाती है और उसके अंदर गुस्सा भर देती है, लेकिन वह जल्दी ही खुद को संभाल लेता है। वह दोबारा उस वीक और यूजलेस इंसान में बदलने से इनकार करता है जो वह कभी हुआ करता था, और ऐसा दोबारा न हो इसके लिए उसे जितनी जल्दी हो सके रिकवर करके अपनी स्ट्रेंथ वापस हासिल करनी होगी। डिटर्मिन्ड होकर वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और अपनी पुरानी पावर को समन करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। इससे वह सरप्राइज्ड और फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। उसका माइंड फिर से पास्ट की तरफ चला जाता है, हॉल ऑफ हीरोज की तरफ। उसे याद आता है कि वहां खड़े होकर उसे बताया गया था कि उसकी होली पावर बेहद वीक थी। फिर भी ये ऐसी चीज नहीं थी जिससे डरने की जरूरत हो। उसे ज्यादा पावर की जरूरत नहीं थी। जरूरत थी तो सिर्फ उसके पास मौजूद उस थोड़ी सी पावर पर बेहतर कंट्रोल हासिल करने की, उसे सही तरीके से हार्नेस और स्टेबलाइज करने की। अपने थॉट्स में खोए हुए उसे याद आता है कि होली पावर असल में क्या है। ये गॉड्स की तरफ से उन लोगों को दिया गया एक गिफ्ट है जिन्हें वे प्यार करते हैं, और इसे सिर्फ कुछ ही लोग प्राप्त कर पाते हैं। उनमें से एक डैफ्नी थी। डैफ्नी को इमेंस होली पावर का आशीर्वाद मिला था। इतनी ज्यादा होली पावर की ज्यादातर लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, लेकिन यह सिर्फ एक ब्लेसिंग नहीं थी। अपनी मेहनत और ट्रेनिंग के जरिए उसने इस पावर को हार्नेस करना और सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लिया था। डैफ्नी ने ही देवी को होली पावर के बारे में सिखाया था। अपनी पेशेंस और स्किल के साथ उसने उसे गाइड किया था, और उसकी मेहनत की वजह से देवी के पास अब जो होली पावर थी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। पीछे मुड़कर देखते हुए वो लड़का रियलाइज करता है कि अब 6 साल बीत चुके हैं। जब वो अपने बॉडी में वापस लौटा था तब उसे डर था कि हॉल ऑफ हीरोज में हासिल किया गया उसका सारा एक्सपीरियंस कहीं खत्म ना हो गया हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने जो कुछ भी सीखा था वो सब उसकी सोल के अंदर मौजूद रहा और उसके साथ वापस आ गया। फिर भी
उसका बॉडी इतने सालों तक कोमा में पड़ा रहा था कि अब उसे दोबारा मूव करना लगभग इम्पॉसिबल लग रहा था। अपनी स्ट्रेंथ और पावर्स को रिस्टोर करने में उसे काफी लंबा समय लगने वाला था। वह सबसे बेसिक हीलिंग स्पेल तक कास्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। ये फेलियर उसे फ्रस्ट्रेट कर देता है और वो सोचने लगता है कि अगर ये उसका पास्ट सेल्फ होता तो वो अब तक इसे आसानी से हैंडल कर चुका होता। देवी का मन हार मानने का करता है, लेकिन वो जानता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। जैसे जैसे उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाती है, अचानक उसकी रिस्टोर मैजिक एक्टिवेट हो जाती है और उसका बॉडी हील होने लगता है। धीरे धीरे वो खुद को ऊपर उठाता है और रियलाइज करता है कि आखिरकार वो अपनी होली पावर को दोबारा अवेकन करने में सफल हो गया है। हॉल ऑफ हीरोज में सीखी गई उसकी बाकी स्किल्स को वापस पाने में समय लगेगा, लेकिन उसे पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो उन्हें एक एक करके रिस्टोर कर सकता है। इसके बाद वह बालकनी पर जाता है और खुले आसमान के नीचे खड़ा हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसे अपनी आंखों से सूरज देखे हुए एक इटर्निटी बीत चुकी हो। सूरज की वार्मथ महसूस करते ही उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह खुशी से जोर से चिल्ला उठता है। लेकिन तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है। मेड शॉक में एक प्लेट गिरा देती है। आखिरकार उसने देवी को जिंदा और अपने पैरों पर खड़ा हुआ देख लिया था। अपनी रिएक्शन को देखकर और खुद के इतनी जोर से सेलिब्रेट करने पर एम्बैरेस्ड होकर देवी ऑकवर्ड महसूस करने लगता है। उसे लगभग ऐसा लगता है कि काश वो वापस कोमा में चला जाता ताकि उसे इतनी अटेंशन का सामना न करना पड़े। कुछ समय बाद एक रॉयल प्रीस्ट को देवी की जांच करने के लिए बुलाया जाता है। उसकी कंडीशन चेक करने के बाद प्रीस्ट कहता है कि देवी का बॉडी उम्मीद से कहीं बेहतर हालत में है। उसे इससे काफी ज्यादा खराब कंडीशन में होना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय उसकी रिकवरी अनयूजुअली स्ट्रॉन्ग नजर आ रही थी। प्रीस्ट उससे पूछता है कि क्या उसके बॉडी में कहीं कोई हिडन पेन है, लेकिन लड़का ब्लंटली कह देता है कि ऐसा कुछ नहीं है। मन ही मन वह सोचता है कि अब वो पहले जैसा नहीं रहा। अपने पास्ट लाइफ में वो रॉयल प्रीस्ट जैसे किसी व्यक्ति से कभी इतनी कैजुअली बात करने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन अब चीजें अलग हैं। वह अपनी पोजीशन अच्छी तरह जानता है। उसकी मदर कभी क्वीन थी और वह खुद एक छोटे और इनसिग्निफिकेंट किंगडम का फर्स्ट प्रिंस है। कुछ ही देर बाद एक फाइनली ड्रेस्ड वुमन दो लड़कों के साथ कमरे में प्रवेश करती है। पहली नजर में वह एक एलिगेंट लेडी लगती है, लेकिन देवी उसे तुरंत पहचान लेता है। वो उसकी स्टेप मदर लिनोस बैरियट है। देवी अच्छी तरह जानता है कि यही वो वुमन है जिसने उसकी रियल मदर को पॉइजन देकर थ्रोन अपने लिए हासिल किया था और अब वही वुमन क्वीन के टाइटल पर बैठी है। देवी को देखते ही वह सीधे उससे सवाल करती है। वो पूछती है कि क्या उसे उस इंसान का चेहरा याद है जिसने कई साल पहले उस पर एरो चलाया था। लड़का बताता है कि उसने अटैकर को कभी साफ तौर पर नहीं देखा था, लेकिन उसके लिए अब ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जानना है कि क्या उस इंसान को पकड़ा गया है। आखिरकार वो अटैक किसी आम इंसान पर नहीं बल्कि एक प्रिंस की जान लेने की कोशिश थी। अगर किसी ने प्रिंस की असैसिनेशन की कोशिश की थी तो उसकी पनिशमेंट बेहद सीवियर होती। ये सुनते ही उस वुमन का एल्डेस्ट सन नर्वस हो जाता है, क्योंकि वही वह इंसान था जिसने देवी पर एरो चलाकर उसे कोमा में पहुंचाया था। हालांकि उसकी स्टेप मदर इंसिस्ट करती है कि ये केस पहले ही क्लोज हो चुका है और कभी कोई कल्प्रिट नहीं मिला। देवी की जांच पूरी करने के बाद रॉयल प्रीस्ट फिर से कहता है कि वो उम्मीद से कहीं बेहतर तरीके से रिकवर कर रहा है और कुछ ही दिनों में अपने पैरों पर वापस खड़ा हो जाना चाहिए। अगर कोई परेशानी होती है तो देवी को वापस टेंपल आने के लिए कहा जाता है। वहां से एक प्रीस्ट को उसकी मदद के लिए भेज दिया जाएगा। इतना कहकर प्रीस्ट वहां से चला जाता है। उसके जाते ही स्टेप मदर रिमार्क करती है कि अगर देवी बस मर गया होता तो सबके लिए बेहतर होता, लेकिन देवी सिर्फ स्मर्क करता है। वो उसे एक जब देते हुए मॉक करता है कि जो इंसान पहले उसे इतना परेशान करता था वो अचानक काफी लाइवली नजर आ रहा है। इसके बाद वह अपने बेटे के साथ वहां से चली जाती है। हालांकि उसका एल्डेस्ट सन कुछ पल वही रुकता है और देवी को स्नीयर करते हुए कहता है कि वो किंगडम के लिए एक यूजलेस एम्बैरेसमेंट है, एक डिस्ग्रेस जिसने इतने साल कोमा में पड़े रहकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। उनके जाने के बाद देवी अकेला रह जाता है। तब वो मन ही मन मटर करता है कि वो इतने समय से अपनी होली पावर का इस्तेमाल करके खुद को हील कर रहा था, लेकिन किसी को इसका पता तक नहीं चला। शायद इसकी वजह यही थी कि उनके स्किल लेवल्स के बीच का डिफरेंस ही एक पूरी दुनिया के बराबर था। क्वीन के बेड पर लेटे हुए डेवी को अपना पुराना प्लान याद आता है। उसने सोचा था कि वापस लौटने के बाद वो अपनी स्टेप मदर और उसके बेटे कार्लोस को मार देगा, लेकिन अब जब वह आमने सामने उनके सामने आ चुका है तो ये आइडिया उसे बेकार लगता है। शायद टेंपल में बिताए गए उन सालों ने उसे थोड़ा शांत कर दिया है, क्योंकि अब उसे ये रिवेंज बहुत छोटी और मीनिंगलेस लगती है। इस बारे में सोचने के बाद वह इस आइडिया को छोड़ देता है। रिवेंज बाद में भी ली जा सकती है, फिलहाल उसकी प्रायोरिटी रिकवरी है। समय आगे बढ़ता है। अब डेवी को ट्रेनिंग करते हुए दिखाया जाता है। उसकी पावर्स को रिस्टोर करना शुरू किए हुए आधा महीना बीत चुका है। बीते हुए दिन लगभग एक जैसे लगते हैं, क्योंकि उसका लगभग पूरा समय अपने मैनिफ्लो के जरिए होली एनर्जी को चैनल करने में बीत रहा है। अब हीलिंग उसके लिए सेकंड नेचर बन चुकी है और हाई की रिसर्च की वजह से जो एक डिवाइन डॉक्टर है और नेक्रोलॉजी में स्पेशलाइज करती है, डेवी ने ऐसी टेक्निक सीख ली है जिनसे उसकी रिकवरी पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गई है। एक ट्रेनिंग सेशन खत्म करने के बाद वो खुद पर क्लीन मैजिक कास्ट करता है और मन ही मन सोचता है कि ये स्पेल कितना कन्वीनियंट है। तभी एमी एक ट्रे में खाना लेकर कमरे में आती है। डेवी को लगता है कि आखिरकार उसे एक प्रॉपर मील मिलने वाला है, लेकिन ट्रे पर सिर्फ एक प्लेन बॉल ऑफ सूप होता है। थोड़ा अंडरवेलमिंग होने के बावजूद वो शिकायत नहीं करता और खाना शुरू कर देता है, लेकिन ये हल्का मील उसकी एपेटाइट को और बढ़ा देता है। कुछ ही देर बाद वह और खाना मांगने लगता है। पहले 5 प्लेट्स, फिर 10,
एमी बस शॉक में फ्रोजन होकर उसे देखती रह जाती है, लेकिन डैवी उसे काम होकर समझाता है कि रिस्टोर मैजिक ने उसके डाइजेशन को काफी तेज कर दिया है। जहां पहले 2 प्लेट्स खाने के बाद उसका पेट पूरी तरह भर जाता था, अब खाना लगभग तुरंत बर्न हो जाता है, जिससे उसका बॉडी लगातार और फूड की मांग करता रहता है। हर बाइट के साथ उसे अपनी वो स्ट्रेंथ थोड़ी थोड़ी वापस महसूस होती है जो कभी हॉल ऑफ हीरोज में उसके पास थी। ऐसा लगता है जैसे उसका पुराना सेल्फ धीरे धीरे पीस बाय पीस फिर से जाग रहा हो। लेकिन ये मोमेंटम ज्यादा देर नहीं टिकता। अचानक उसका स्टमक बुरी तरह ट्विस्ट होता है और वह तेजी से वॉशरूम की तरफ भागता है। कुछ दिन और बीत जाते हैं। अब डैवी ग्लासेस पहने हुए पैलेस का बजट कामली रिव्यू कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर नंबर्स पर पड़ती है उसका एक्सप्रेशन हार्ड हो जाता है। पूरा बजट एक कंप्लीट मेस है। एमी मानती है कि उससे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है और वो अपोलोजाइज करती है, लेकिन डैवी बस उसे श्रग ऑफ कर देता है। फिर जब वो पैलेस स्टाफ के बारे में पूछता है तो उसे एहसास होता है कि एमी प्रैक्टिकली सब कुछ अकेले मैनेज कर रही है। ये बात काफी स्ट्रेंज है। भले ही ये किंग का मेन रेजिडेंस नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक पैलेस है। एक समय यहाँ कई प्रिंसेस की अटेंडेंस हुआ करती थी और अब पूरा पैलेस सिर्फ एक यंग मेड के भरोसे चल रहा है। डैवी खुद की इस जिंदगी की तुलना अपनी पास्ट लाइफ से किए बिना नहीं रह पाता। वहाँ हालात कितने भी खराब क्यों न रहे हों, कम से कम मील्स कभी प्रॉब्लम नहीं थे, लेकिन यहाँ तो बेसिक नेसेसिटीज भी धीरे धीरे हाथ से निकलती हुई लग रही हैं। बजट की तरफ वापस देखते हुए डैवी पूछता है कि उनके पास एक्चुअली कितना पैसा है। एमी समझाती है कि पैलेस को हर साल 6000 गोल्ड मिलने चाहिए, लेकिन इस समय उन्हें मुश्किल से 100 गोल्ड ही मिलते हैं। इस महीने का अलाउंस 500 गोल्ड होना चाहिए था, लेकिन 100 से भी कम यहाँ तक पहुंचा। ये गप साफ बता रहा था कि कोई बीच का पैसा अपनी जेब में डाल रहा है। अब डैवी टॉपिक बदलकर एमी की वेजेस के बारे में पूछता है। वह उससे सीधा आंसर मांगता है। एमी थोड़ा हेजिटेट करती है और फिर बताती है कि जितना थोड़ा पैसा आता है उसमें से उसे सिर्फ 1/3 मिलता है। ये सुनकर डैवी भी हैरान रह जाता है। उसका एक हिस्सा एमी की इस तरह का ट्रीटमेंट सहते रहने के लिए उसकी रिस्पेक्ट करता है, लेकिन दूसरा हिस्सा उसे स्टूपिड भी मानता है। नोबल्स मेड्स को प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करते हैं और डैवी जानता है कि एमी किसी छोटे बैरन फैमिली से आती है। शायद किसी पास्ट मिस्टेक की वजह से उसे मेड बनना पड़ा, लेकिन एमी बाकी सर्वेंट्स जैसी नहीं है। पूरे 6 साल से उसने डैवी की केयर की है, यहाँ तक कि उसके लिए जरूरी चीजें खरीदने के लिए उसने अपनी खुद की वेजेस का एक हिस्सा भी खर्च किया है। ये सोचकर डैवी का दिल सच में थोड़ा वार्म हो जाता है। उसकी सैलरी में जितना भी नुकसान हुआ है, डैवी तय करता है कि बाद में वो अपने खुद के बिजनेस के जरिए उसकी भरपाई कर देगा। एमी इस बात को टालने की कोशिश करती है और उसे याद दिलाती है कि उनके पास कल के लिए भी बैली इनफ फूड है, लेकिन डैवी उसकी चिंता को डिसमिस कर देता है। फिर वह उससे कहता है कि उसे प्रिंस कहना बंद करे। उसे ये टाइटल बहुत फॉर्मल और डिस्टेंट लगता है। कम से कम एमी के साथ उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके पास कोई अपना है जो उसके साइड में खड़ा है। अगले दिन डैवी और एमी कैसल फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफिस के अंदर खड़े होते हैं। प्रिंस होने के बावजूद डैवी खुद पैलेस की फाइनेंसेस चेक करने आया है, लेकिन उसके साथ खड़ी एमी काफी एंग्शियस और वरीड है। उसे डर है कि अगर क्वीन को पता चल गया कि वे यहाँ क्या कर रहे हैं तो वो बड़ी मुसीबत में पड़ सकती है। डैवी उसकी चिंता नोटिस कर लेता है और उसे इसके लिए कॉल आउट करता है। ऑफिस के अंदर रहते हुए वो अपने फादर के बारे में सोचता है। उसका फादर तब भी कुछ नहीं कर पाया जब उसकी मदर को मार दिया गया था। डैवी के लिए ऐसा इंसान फादर कहलाने के लायक ही नहीं है। एमी उसके साथ आगे बढ़ती रहती है और डैवी इस बात से खुश है कि कम से कम वो उसके साथ है। वह मन ही मन प्रॉमिस करता है कि एमी को अपने साइड में रखेगा। आखिरकार वे ऑफिस तक पहुंच जाते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट का हेड बिना किसी हेजिटेशन के साफ कह देता है कि जिस फंड्स के बारे में डैवी पूछ रहा है वो पहले ही एलोकेट किए जा चुके हैं, इसलिए अब इस्तेमाल करने के लिए कुछ भी बाकी नहीं है। डैवी की इरिटेशन बढ़ती जाती है और ऊपर से उस आदमी की थिक मुस्टाच उसके बोलते समय लगातार ट्विच कर रही होती है, जिससे उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। चारों तरफ नजर घुमाने पर डैवी को साफ समझ आ जाता है कि यहाँ मौजूद ऑफिशियल्स उसे सीरियसली नहीं ले रहे। अपना टेम्पर कंट्रोल करते हुए वो प्रिंस वाली कंपोजर के साथ सीधा खड़ा होता है और थोड़ा आगे झुककर उन्हें कॉल आउट करता है कि आखिर वे उसके साथ ये सब कर क्यों रहे हैं। उसका सवाल सुनते ही वह आदमी स्टिफ हो जाता है, लेकिन डैवी पीछे हटने वाला नहीं है। वह साफ बताता है कि पैलेस का ऑफिशियल अलाउंस 500 गोल्ड होना चाहिए, फिर भी पैलेस तक उससे कहीं कम पैसा पहुंचता है। डैवी के मुताबिक इस बार उन्हें 100 गोल्ड से भी कम मिला है। इस पर इंचार्ज आदमी एक्सप्लेन करता है कि ज्यादातर पैसा पैलेस मेंटेनेंस में चला जाता है और जो थोड़ा बहुत बचता है उसका दावा है कि वह भी पहले ही हैंड ओवर किया जा चुका है। लेकिन डैवी को ये पूरी बात एब्सर्ड लगती है। अगर सच में 400 गोल्ड से ज्यादा सिर्फ अपकीप पर खर्च हो रहा है तो फिर पैलेस की टाइल्स टूटी हुई क्यों है और फ्लोर्स के बीच से ग्रास क्यों उग रही है। उसकी नजर में यह पैलेस किसी रॉयल रेजिडेंस से ज्यादा एक हॉन्टेड हाउस जैसा दिखता है। अंदर ही अंदर डैवी समझ रहा है कि इंचार्ज शायद यही सोच रहा होगा कि एक प्रिंस अचानक फाइनेंसेस में इतनी दिलचस्पी क्यों लेने लगा है। इसी वजह से डैवी अब देखना चाहता है कि ये लोग अगला कौन सा रीजनिंग लेकर आते हैं। वह आदमी फिर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। वह कहता है कि फंड्स को डायरेक्टली फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हैंडल नहीं करता। उसका कहना है कि यहाँ आकर और ज्यादा मनी डिमांड करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जगह उस तरह के काम के लिए बनी ही नहीं है। डैवी के पास ऐसी बातों के लिए बिल्कुल पेशेंस नहीं है। वो एमी के साथ वहां से जाने का फैसला करता है, क्योंकि अब उसे पूरा यकीन हो चुका है कि मैनेजमेंट भी वही पुराने एक्सक्यूजेस देगा। उसके हिसाब से ये सभी लोग बस उनका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, चीजों को कवर अप कर रहे हैं
और जितना पैसा अपनी जेब में डाल सकते हैं डाल रहे हैं। ऑफिस से बाहर निकलते हुए डैवी नोटिस करता है कि आसपास का पूरा माहौल कितना मेसी है। पेपर्स और दूसरी बिलोंगिंग्स हर जगह बिखरी हुई हैं और कहीं भी कोई प्रॉपर ऑर्डर नहीं है। वो मन ही मन सोचता है कि अगर नोबल्स खुद चीजों को लेकर इतने केयरलेस है तो पैलेस के बाकी स्टाफ, मेड्स और सर्वेंट्स तो शायद बहुत पहले ही इस जगह को छोड़कर जा चुके होंगे। फिर भी एमी ने ऐसा नहीं किया। वह भागी नहीं, वह यही रुकी रही। हालांकि उसके चेहरे पर इतने समय की स्ट्रेन साफ दिखाई दे रही थी। डैवी उससे एक स्वॉर्ड लाने के लिए कहता है। ये सुनकर एमी के चेहरे पर सरप्राइज आता है, लेकिन डैवी तुरंत उसे रियश्योर करता है कि उसका इस्तेमाल वायलेंस के लिए नहीं होने वाला। इसके बाद एमी थोड़ी रिलक्टेंट होकर स्वॉर्ड लेने चली जाती है। वैसे भी डैवी का किसी को हार्म करने का कोई इंटेंशन नहीं है। आखिर जिन चीजों को वह काटने वाला है उन्हें असल में पीपल नहीं माना जाता। डैवी खुद जानता है कि इस समय उसकी पोजीशन काफी शेकी है। अगर वह ज्यादा नोबल्स को इन्वॉल्व करने लगे या रूमर्स फैलने लगे तो लोग उसे क्रेजी समझ सकते हैं और शायद उसे फैमिली पॉलिटिक्स से ही बाहर करने की कोशिश करें। डैवी किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने देना चाहता। उधर डैवी के फेस पर ब्लड दिखाई देता है क्योंकि उसने अभी अभी एक पिग को किल किया है। एमी तुरंत रिएक्ट करती है और पूछती है कि वो आखिर कर क्या रहा है। डैवी एक्सप्लेन करता है कि उसे कैसल के पास वो पिग मिला था, इसलिए वो उसे यहाँ ले आया। फिर वह एक प्लेट और एक प्यूरिफाइंग एजेंट लाने का सिग्नल करता है। अंदर ही अंदर डैवी खुद मानता है कि उसने पिग को कैच करने की बात झूठ बोली है। अगर वह असली ट्रूथ बताता तो एमी इसे कभी एक्सेप्ट नहीं करती। एमी चिंता जताते हुए कहती है कि एक प्रिंस को इस तरह किसी एनिमल के ब्लड को हैंडल नहीं करना चाहिए। उसके मुताबिक एक छोटी सी मिस्टेक भी डैवी को हर्ट कर सकती है, लेकिन डैवी उसे रियश्योर करता है कि चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है और वह पिग के मीट को केयरफुली हैंडल करता रहता है। काम करते हुए उसके माइंड में आसपास की पॉलिटिक्स चल रही होती है। वो जानता है कि अगर वो अपने फादर यानी किंग से मिलना भी चाहे तो ये आसान नहीं होगा। बहुत ज्यादा पॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशंस है। उसकी स्टेप मदर भी उसे रोकने के लिए पूरी मेहनत कर रही है। फिर भी डैवी कॉन्फिडेंट है। उसके मास्टर हर्क्यूलिस द सर्वाइवल गॉड ने उसे इतनी अच्छी तरह ट्रेन किया है कि अब इस तरह के काम उसके लिए बेहद आसान है। कुछ ही देर में वह पिग को नीटली काटकर तैयार कर देता है। फिर एमी से कहता है कि डिनर पूरी तरह तैयार है और अब खाने के लिए रेडी है। उधर उसकी स्टेप मदर अपने रूम में बैठी हुई कंफ्यूज्ड है। वह समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर प्रिंस क्या करने वाला है। पास में घुटनों के बल बैठी एक मेड उससे पूछती है कि क्या वह डैवी की बात कर रही है। क्वीन कंफर्म करती है कि मेड सही समझी है। वह मानती है कि इस बार चीजें पहले जैसी नहीं लग रही हैं। मेड क्वीन को रियश्योर करती है कि चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है। उसके मुताबिक डैवी अभी भी वीक है और मुश्किल से चल भी पाता है। नॉर्मली उसे अपनी स्ट्रेंथ रिकवर करने में पूरा 1 साल लगना चाहिए, इसलिए फिलहाल उससे कोई इमीडिएट थ्रेट नहीं है। लेकिन क्वीन इस बात पर ध्यान देती है कि मेड की कुछ इन्फॉर्मेशन शायद इनकरेक्ट हो सकती है। वह मेड को याद दिलाती है कि भले ही वह एक एरंक इन्फॉर्मेंट है जो ब्लैक मून से कनेक्टेड है, एक ऐसा असैसिन गिल्ड जो सीक्रेटली पूरे किंगडम को कंट्रोल करता है, फिर भी वह आखिरकार एक मेड ही है। क्वीन को उस लड़की पर पूरी तरह भरोसा नहीं हो रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि इस मेड के अंदर कुछ अनयूजुअल है। हालांकि उसकी सबसे बड़ी चिंता फर्स्ट प्रिंस था, जिसे खुद किंग ने भी अबैंडन कर दिया था। मेड की अश्योरेंसेस के बावजूद वह लड़का समहाउ जाग गया था। स्टेप मदर चाहती थी कि प्रिंस की लाइफ पूरी तरह उसके कंट्रोल में रहे, लेकिन ये याद करते ही वह चुप हो जाती है। उसे महसूस होता है कि जिस कंट्रोल को वो कभी अपने हाथों में रखती थी अब वो उसके हाथ से निकल चुका है। तभी एरंक इन्फॉर्मेंट मेड भी बोल पड़ती है और क्वीन को असैसिन्स को बैडमाउथ करने के लिए कॉल आउट करती है, लेकिन क्वीन उसे आगे बोलने से रोक देती है। वह मानती है कि वह बस अपना थोड़ा गुस्सा निकाल रही थी। फिर वह एश्योर करती है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह डैवी के प्लान में इंटरवीन कर सकती है। हालांकि वो मेड को साफ चेतावनी देती है कि अगर चीजें उसके हिसाब से नहीं हुई तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज मेड को ही भुगतने होंगे। फ्रस्ट्रेशन में क्वीन अपना कॉफी का कप फेंक देती है और उसके खराब टेस्ट की शिकायत करती है। उधर डैवी ने पोर्क तैयार कर लिया है। वह एमी को अपने साथ बैठकर खाने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन एमी मना कर देती है। कुछ समय पहले की बात याद करते हुए डैवी को वो समय याद आता है जब वो अपने मना को कंट्रोल करना सीख रहा था। वो प्रोसेस बेहद डिफिकल्ट था और अगर कुछ भी गलत हो जाता तो सिचुएशन डेंजरसली अनप्रेडिक्टेबल हो सकती थी। लेकिन डैवी लकी था कि हॉल ऑफ हीरोज में उसे एक बेहद स्किल्ड टीचर मिली थी जो उसे गाइड कर रही थी। वह टीचर एक ड्रंक प्रीस्टेस थी, लेकिन उसके पास इमेंस पावर थी। वो एक नेक्रोमांसर थी और अपने साथ एक मैसिव स्टाफ रखती थी। उसके साथ सिस्टर हिप्पोक्रे भी उसकी ट्रेनिंग को ओवरसी करती थी और पूरी ट्रेनिंग को एक एक्सपेरिमेंट की तरह ट्रीट करती थी। डैवी खुद इस पूरे ऑर्डियल को लेकर हेजिटेंट था, लेकिन हिप्पोक्रे ने उसे रियश्योर किया कि सब ठीक रहेगा। वर्तमान में वापस लौटते हैं। पैलेस में एमी डैवी को इधर उधर घूमते हुए नोटिस करती है और उसे याद दिलाती है कि वो फिर से फॉरेस्ट एक्सप्लोर करने के बारे में सोच रहा है। डैवी कहता है कि आज वेदर बिल्कुल परफेक्ट है, इसलिए वॉक के लिए ये एक अच्छा दिन है। फिर वह एमी से कहता है कि अगर वह चाहे तो जा सकती है और अगर कोई उसे ढूंढने आए तो बस उसे बता दे। एमी अग्री करती है और वहां से चली जाती है। डैवी मन ही मन सोचता है कि एमी के साथ उसका रिलेशनशिप अब इम्प्रूव हो रहा है। उसके क्लोजर आने की कोशिशें उम्मीद से भी जल्दी काम कर रही हैं। अगर वह पहले ही एमी से अकेला छोड़ने के लिए कहता तो वह उसे कहीं जाने ही नहीं देती, लेकिन अब ट्रस्ट बिल्ड होने के बाद एमी उसे कम से कम एक दिन के लिए थोड़ी फ्रीडम देने लगी है।
एमी के जाने के बाद डैवी फॉरेस्ट के एक शांत कॉर्नर में जाकर बैठ जाता है। वह अपना ऑपरेशन फील्ड एक्टिवेट करता है। ये उसकी मैजिकल एबिलिटी है। इसके बाद वह अपने आसपास की हवा को इनहेल करना शुरू करता है, जो उसके बॉडी के अंदर जाकर मना में ट्रांसफॉर्म होने लगती है। ये उसकी स्पेशल ब्रीदिंग टेक्निक का हिस्सा है, जो उसने ओदिन नाम के एक पावरफुल गॉड से सीखी थी। नॉर्मली लोग मेडिटेशन के जरिए वीक्स या मंथ्स में सिर्फ एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मना स्टोर कर पाते हैं, लेकिन डैवी की टेक्निक उसे सिर्फ एक ही दिन में उतना मना कलेक्ट करने देती है जितना दूसरे लोगों को गैदर करने में कई महीने लग जाते हैं। ये एक रेवोल्यूशनरी मेथड है। अगर ये दुनिया के सामने रिवील हो जाए तो ये पूरी दुनिया को बदल सकता है, लेकिन डैवी का इसे किसी के साथ शेयर करने का कोई इंटेंशन नहीं है। इस टेक्निक को सीखना बेहद डिफिकल्ट है और डैवी जानता है कि इसकी पावर ऐसी चीज है जिसे उसे अपने तक ही रखना होगा। मेडिटेशन करते समय डैवी को पास में किसी और प्रेजेंस का एहसास होता है। वह नोटिस करता है कि एक ट्री के ऊपर से कोई उसे वॉच कर रहा है। वह सोचता है कि आखिर ये कौन हो सकता है। फिर वह वहां से उड़ जाता है। हवा में आगे बढ़ते हुए डैवी उन कई आइज के बारे में सोचता है जो इस समय उस पर नजर रख रही हैं। उसे पूरा यकीन है कि इसके पीछे क्वीन ही है। इस सिचुएशन को केयरफुली हैंडल करना बेहद जरूरी है, वरना ट्रबल होना तय है। फिलहाल डैवी इसे इग्नोर करने का फैसला करता है, क्योंकि शायद ये सिचुएशन उसके लिए यूजफुल भी साबित हो सकती है। ज्यादातर लोग उसे एक वीक और इनसिग्निफिकेंट प्रिंस समझते हैं और ये मिसकंसेप्शन उसके लिए फायदेमंद है। वो अपना ऑपरेशन फील्ड एक्टिव रखता है और इस बात को छिपाता रहता है कि वो असल में मना गैदर कर रहा है। फील्ड पूरी तरह से काम कर रहा है। ये किसी को भी उसकी असली एक्शंस देखने नहीं देता और पूरी सिचुएशन डैवी के फेवर में जा रही है। उसका मना स्टॉकपाइल तेजी से बढ़ता जाता है। आखिरकार डैवी डिसाइड करता है कि अब मना सर्कल बनाने का समय आ गया है। नॉर्मल प्रीस्ट्स मैजिक को प्रॉपर्ली वील्ड नहीं कर सकते और होली मैजिक या नेक्रोलॉजी भी ज्यादातर लोगों के लिए ऑफ लिमिट्स है, लेकिन डैवी इन तीनों टाइप्स ऑफ मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। ये उसे 2 एक्स्ट्रॉर्डिनरी हीरोज की ब्लेसिंग्स की वजह से संभव हुआ है। हालांकि इसे करने का तरीका डैवी को थोड़ा अनईजी करता है। ज्यादातर मेजर्स मैजिक को एफिशिएंटली चैनल करने के लिए हार्ट के ऊपर मना सर्कल बनाते हैं, लेकिन होली मैजिक और नेक्रोलॉजी को कंबाइन करने पर नॉर्मली वह मना सर्कल डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए डैवी अपने लिए एक स्पेशल मना सर्कल डिजाइन करता है। वो इसे आर्टरी सर्कल कहता है। इसमें वो अपने बॉडी की सभी आर्टरीज को हार्ट समेत एक सर्कल की तरह अरेंज करता है और एक कंप्लीट सिस्टम बनाता है। इससे डैवी अपने पूरे बॉडी में मना को फुली चैनल कर सकता है और सबसे बड़ी बात, वो होली मैजिक और नेक्रोलॉजी को सेफली कंबाइन कर सकता है। नतीजा ये होता है कि उसकी पावर्स नॉर्मल लेवल से कहीं ज्यादा पावरफुल बन जाती है। इस मेथड के रिजल्ट्स बेहद अच्छे मिलते हैं, लेकिन इसके लिए उसके बॉडी में काफी सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं। एक छोटी सी मिस्टेक भी फेटल हो सकती है। इसी वजह से डैवी पहले इसे ट्राई करने से हेजिटेट कर रहा था। पिछली बार वो इसे मुश्किल से कंप्लीट कर पाया था और तब भी उसके साथ मौजूद उन 4 गर्ल्स के सपोर्ट की वजह से ही वो सफल हो सका था। थोड़ा वरीड होते हुए डैवी अपने बॉडी के अंदर एनर्जी चैनल करना शुरू करता है। तभी उसके शौक के लिए वे चारों गर्ल्स यानी वे हीरोज उसके माइंड में दिखाई देती हैं। उन्हें देखकर डैवी को दोबारा मोटिवेशन मिलती है। उसे कॉन्फिडेंस महसूस होता है कि अगर इस बार वो फेल भी हो गया तो शायद ये उतना बुरा नहीं होगा। आखिरकार वो पहले ही हॉल ऑफ हीरोज में 1000 ईयर्स बिता चुका है। इसी रिजॉल्व के साथ वो खुद को तैयार करता है और टेक्निक को ठीक उसी तरह परफॉर्म करने लगता है जिस तरह उसे करना चाहिए। शाम हो जाती है, लेकिन डैवी अभी तक वापस नहीं आया। एमी की चिंता लगातार बढ़ती जाती है। उसे याद आता है कि डैवी ने कहा था कि जब तक कोई मेजर प्रॉब्लम न हो तब तक उसे डिस्टर्ब नहीं करना है। अब एमी पैनिक करने लगती है। उसे डर लगता है कि शायद डैवी के साथ कुछ हो गया है, लेकिन वह किसी से हेल्प के लिए कॉल भी नहीं कर सकती। ठीक जब उसकी एंजाइटी अपने पीक पर पहुंचती है, डैवी आखिरकार वापस लौट आता है। वापस आते ही वह एमी को याद दिलाता है कि उसे प्रिंस नहीं कहना चाहिए था। एमी कुछ नहीं बोलती, वह बस रिलीफ से पूरी तरह ओवरवेल्म्ड है। डैवी नोटिस करता है कि एमी अब काम हो गई है। फिर वह कैजुअली कहता है कि उसे अब और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी, लेकिन अगले ही पल एग्जॉशन की वजह से वह एमी के शोल्डर पर गिर जाता है। इतनी क्लोजनेस से एमी का चेहरा ब्लश करने लगता है, लेकिन डैवी का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। वह बस पूरी तरह ड्रेन्ड हो चुका था। आखिरकार फटीग की वजह से वो जमीन पर ही गिर जाता है। अगली सुबह डैवी अपनी आंखें खोलता है। वह देखता है कि एमी उसके लिए पूरी रात जागते जागते वहीं पास्ट आउट हो गई है। उसे याद आता है कि पिछले दिन वह कितना एग्जॉस्टेड था और लगभग बेहोश होने वाला था। अपने हैंड्स की तरफ देखते हुए डैवी को एहसास होता है कि वो आखिरकार आर्टरी सर्कल सक्सेसफुली क्रिएट कर चुका है। अब तीनों टाइप्स ऑफ मैजिक की मना उसके वेन्स के अंदर फ्लो कर रही है और डैवी उसे क्लियरली महसूस कर सकता है। ये अनयूजुअल सर्कल उसे एक और बड़ा एडवांटेज देता है। अब वो सिर्फ अपनी फिंगर की एक सिंपल मूवमेंट से तीनों टाइप्स ऑफ मैजिक को अनलिमिटेड रूप से उसे कर सकता है। 5 महीने बीत जाते हैं। एमी यह देखकर खुश है कि डैवी की हालत में कितना इंप्रूवमेंट आया है। वो उसके लिए मेडिसिनल हर्ब्स और मीट कलेक्ट करती है। हालांकि डैवी उसे समझाता है कि उन्हें वास्तव में उन हर्ब्स की जरूरत नहीं है। वह उन पिछले महीनों के बारे में सोचता है। आर्टरी सर्कल बनाने के बाद उनकी जिंदगी में लगभग सब कुछ स्मूथली चलने लगा था। सारे ऑपरेशंस और टास्क्स ठीक तरह से प्रोग्रेस कर रहे थे। फिर करीब 3 महीने पहले कोई गार्डन के बाहर उनके लिए हर्ब्स,
मीट और दूसरी सप्लाईज छोड़ना शुरू कर देता है। शुरुआत में डैवी को शक होता है कि शायद क्वीन लिनुस इसके पीछे है और किसी तरह की स्कीम बना रही है, लेकिन वह जल्दी ही समझ जाता है कि क्वीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकती। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि कोई जेन्युइनली उसकी हेल्प करना चाहता है। समस्या सिर्फ ये है कि उसे पता नहीं कि वो व्यक्ति कौन है। इस मिस्ट्री को इन्वेस्टिगेट करने के लिए डैवी अपना मना पूरे कैसल में स्प्रेड कर देता है। उसे एक प्रेजेंस महसूस होती है, लेकिन वह नोटिस करता है कि वह प्रेजेंस जानबूझकर एमी से छिप रही है ताकि उसे डिस्टर्ब न करे। डैवी फिलहाल उस मिस्टीरियस हेल्पर को अकेला छोड़ने का फैसला करता है और आगे कोई इंटरेक्शन नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे वो अपना मना स्प्रेड करता है, उसे आसपास और लोगों के आने का एहसास होता है। वह एमी से तैयार होने के लिए कहता है क्योंकि कुछ गेस्ट्स पैलेस में आने वाले हैं। कुछ समय बाद 3 लोग वहां पहुंचते हैं। डैवी उनमें से एक को तुरंत पहचान लेता है। वह क्वीन लिनुस का इन्फॉर्मेंट और उसका ट्रस्टेड एजेंट है। उनके पहुंचते ही इन्फॉर्मेंट सीधे डैवी की जांच करने लगता है। उसे ऐसा करते देखकर डैवी सोचता है कि क्या वह जल्दी रिकवर कर पाएगा। वही प्रीस्ट बताता है कि डैवी बहुत लंबे समय तक कोमा में रहा है, इसलिए उस पर अपनी हीलिंग पावर्स इस्तेमाल करना डेंजरस होगा। लेकिन अंदर ही अंदर डैवी समझ जाता है कि इस आदमी ने उस पर कोई हीलिंग स्पेल तक उसे नहीं किया है। वह सिर्फ उसे दिए गए फॉल्स ऑर्डर्स फॉलो कर रहा है। नेशन का प्रीस्ट होने के बावजूद डैवी जानता है कि वह झूठ बोल रहा है, इसलिए डैवी उसे कॉल आउट करता है और प्राया की दी हुई सिल्वर गन की तरफ इशारा करता है। यह सिल्वर गन किसी भी इंजरी को हील कर सकती है, लेकिन प्रीस्ट तुरंत एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि होली पावर आमतौर पर प्रीस्ट्स के लिए रिजर्व्ड होती है और उसके मुताबिक डैवी एक प्रिंस होने के नाते इसका सेल्फिशली इस्तेमाल नहीं कर सकता। वह डैवी की तुलना प्रिंस कार्लोस से करता है और इनडायरेक्टली कहता है कि डैवी में कार्लोस जैसी डिसिप्लिन नहीं है। ये सुनते ही एमी उस पर चिल्ला पड़ती है। वो उसे प्रिंस के सामने इतनी बोल्ड होकर बात करने के लिए क्रिटिसाइज करती है। गुस्से में प्रीस्ट एमी को स्लैप कर देता है और उसे याद दिलाता है कि वो सिर्फ एक मेड है। डैवी तुरंत बीच में आ जाता है और सिचुएशन को और बढ़ने से रोक देता है। प्रीस्ट एमी को ऑब्जर्व करता है और फैसला करता है कि एक मेड होने के बावजूद उसे कम से कम कुछ चीजें सिखाई जानी चाहिए। वह नोटिस करता है कि एमी अभी पर्टिकुलरली स्किल्ड नहीं है, लेकिन उसकी स्माइल सरप्राइजिंगली क्यूट है। डैवी की एग्जामिनेशन पूरी करने के बाद प्रीस्ट उसे बताता है कि चेकअप कंप्लीट हो गया है और वह 15 डेज बाद वापस आएगा। इसके बाद डैवी एमी को इंस्ट्रक्ट करता है कि वह प्रीस्ट को डोर्स तक एस्कॉर्ट करे और वहीं उसे छोड़ दे। बाहर प्रीस्ट एमी को धमकाना जारी रखता है। वो कहता है कि उसे रात में उसके रूम में आना पड़ेगा और उसे याद दिलाता है कि प्रिंस की लाइफ उसके हाथों में है। उसके मुताबिक एमी एक रॉयल मेड है, इसलिए उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। उधर अपने रूम में डैवी को अपने अंदर एक ठंडा और इंटेंस रेज उठता हुआ महसूस होता है। वो सोचता है कि टेंपल में रहते हुए उसने हमेशा अपनी डिग्निटी को कंट्रोल में रखा था, लेकिन अब वो कंट्रोल धीरे धीरे उसके हाथ से निकल रहा है। उसे दैफ्नी की वार्निंग याद आती है। अगर उसने अपना कंट्रोल खो दिया तो उसका रेज उसे एक माइंडलेस बीस्ट में बदल सकता है, जो अपने आसपास मौजूद हर किसी पर हमला करने लगेगा। हालांकि डैफ्नी ने उसे ये भी सिखाया था कि यही रेज एक ड्राइविंग फोर्स बन सकता है, जो उसे उसके गोल तक पहुंचने के लिए आगे धकेलेगा। ये सोचते हुए डैवी अपनी स्वॉर्ड निकालता है और हॉलवे में तेजी से दौड़ पड़ता है। 2 प्रीस्ट्स उसकी मूवमेंट नोटिस कर लेते हैं और तुरंत उसे रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, डैवी प्रिसिशन के साथ अटैक करता है। वह दोनों को ओवरपावर कर देता है और उन्हें इंस्टेंटली किल कर देता है। उधर प्रीस्ट अभी भी एमी को बुली कर रहा है और उसे बता रहा है कि आगे उसे क्या करना होगा। एमी उससे पूछती है कि क्या वह रॉयल्टी को असैसिनेट करने की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन प्रीस्ट साफ करता है कि डैवी सिर्फ नाम का प्रिंस है। अगर वह उसे मार भी दे तो क्वीन लिंस इससे खुशी होगी और उसके मुताबिक पूरे किंगडम में ऐसा कोई नहीं है जो उसे रोक सके, क्योंकि वो खुद क्वीन का राइट हैंड मैन है। वो लगातार अपनी बातें किए जा रहा होता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि डैवी उसकी सारी बातें सुन रहा है। डैवी चुपचाप उसके पीछे बैठा हुआ सब कुछ सुन रहा होता है। फिर वह अचानक इंटरवीन करता है। वह प्रीस्ट को न्यूट्रलाइज करके जमीन पर पिन कर देता है और अपनी स्वॉर्ड उसके ऊपर रख देता है। इसके बाद वह एमी से कहता है कि ध्यान से देखे कि जो भी रॉयल्टी को हार्म करने की कोशिश करता है उसका क्या होता है। प्रीस्ट डिसबिलीफ में डैवी को देखता है और पूछता है कि वो इस तरह कैसे एक्ट कर सकता है। डैवी कामली एक्सप्लेन करता है कि यही वजह है कि लोअर क्लास प्रीस्ट्स कभी हाई रैंक तक नहीं पहुंच पाते। उनमें इस तरह का रिजॉल्व और पावर नहीं होता। एमी कंफर्म करती है कि जो भी रॉयल्टी पर अटैक करने की कोशिश करता है उसे इंस्टेंटली एक्सिक्यूट किया जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, डैवी अपनी स्वॉर्ड एक फ्लैश की तरह स्विंग करता है और प्रीस्ट का थ्रोट काट देता है। मरते हुए भी वह डैवी को वार्निंग देता है कि क्वीन लिंस इसे चुपचाप एक्सेप्ट नहीं करेगी। वह इतनी कॉशियस और कंट्रोलिंग है कि इस तरह की एक्शन को नजरअंदाज नहीं करेगी, लेकिन डैवी उसकी बात को बस डिसमिस कर देता है। फिर एक सिंगल स्विंग में वह प्रीस्ट का हेड क्लीनली डिकैपिटेट कर देता है। वो उसकी लाइफ खत्म करते हुए वार्निंग देता है कि अब से जो भी उसके रास्ते में आएगा उसका भी यही हाल होगा। कुछ ही देर बाद डैवी खुद क्वीन के पास जाकर उसे पूरी घटना के बारे में बताता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे एक शार्प और फ्यूरियस स्लैप मिलता है। क्वीन गुस्से से भड़क उठती है और पूछती है कि डैवी ने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की। वह बताती है कि जिस आदमी को उसने मारा है वो होली लैंड का डिसाइपल था। डैवी बेहद कामली एक्सप्लेन करता है कि उस आदमी ने उसकी लाइफ को थ्रेटन किया था और उसने उसे लॉ के हिसाब से पनिशमेंट दी है। क्वीन लिंस गुस्से में दोबारा अपना हाथ उठाती है, जैसे उसे फिर से मारने वाली हो, लेकिन डैवी को ये लगभग फनी लगता है कि उसके कोमा में जाने के बाद चीजें
कितनी बदल गई हैं। पहले किंगडम के लॉज बेहद ब्रूटल हुआ करते थे, लेकिन अब क्वीन किसी भी कदम को उठाने से पहले इतना हेजिटेट कर रही है। डैवी नोटिस करता है कि उसके आसपास इतनी सारी चीजें हो रही हैं, फिर भी किंग अब तक पूरी तरह साइलेंट है। वो सोचता है कि जिस आदमी ने उसकी लाइफ को खतरे में डाला, उसे पनिश करने पर इतनी डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन क्यों मिल रही है। अब किसी हाई रैंक्ड और लॉयल डिसाइपल को मारना इतना बड़ा ऑफेंस माना जा रहा है, क्योंकि रॉयल्टी का स्टेटस इतना गिर चुका है। ये सुनते ही क्वीन लिंस डैवी पर चिल्लाने लगती है। वो उसकी ऑडेसिटी पर सवाल उठाती है कि वो रॉयल्टी के स्टेटस की तुलना एक मेयर डिसाइपल से कैसे कर सकता है और किंग की अथॉरिटी को चैलेंज करने की हिम्मत कैसे कर रहा है। वो पूरी तरह फ्यूरियस है। उसके मुताबिक डैवी को किसी की लाइफ लेने का कोई राइट नहीं है और वह अपने खाली दिमाग की रीजनिंग से ही फैसले कर रहा है। फिर वह उसे होली लैंड से आने वाली कंप्लेंट के बारे में वार्निंग देती है। अपने गुस्से में वह डैवी का मजाक उड़ाती है, यहाँ तक कि वह उसकी मदर से उसकी तुलना करते हुए उसकी मदर को भी स्टूपिड कह देती है। लेकिन यह बात डैवी को बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसके अंदर से एक फियर्स ऑरा ऑफ एंगर निकलने लगता है। डैवी उसे उसके वर्ड्स को लेकर वार्निंग देता है। उसका ऑरा इतना टेरिफाइंग होता है कि क्वीन डर के मारे जमीन पर कोलैप्स कर जाती है। तभी उसकी मेड असैसिन्स तुरंत डैवी को फर्मली पकड़ लेते हैं और उसे टाइटली चेन्स में बांध देते हैं। यह देखकर डैवी उनकी लॉयल्टी को इंप्रेसिव मानता है। हालांकि उसके मन में आता है कि अगर क्वीन ने सिचुएशन को थोड़ा और आगे बढ़ाया होता तो शायद ये और एंटरटेनिंग होता। डैवी अपनी चेयर की तरफ जाता है और बैठकर सोचता है, इस किंगडम में चाहे क्वीन हो या किंग, जो भी रॉयल्टी को मारने की कोशिश करता है उसे पनिशमेंट मिलती है। उसकी स्टेटस चाहे कितनी भी हाई क्यों न हो, लॉस सब पर लागू होता है। ये सुनकर क्वीन अंदर ही अंदर एक बात रियलाइज करती है। डैवी उस व्यक्ति को जानता है जिसने उसे एरो से शूट किया था। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बेटा कार्लोस था। और अगर डैवी ने कभी ये सच रिवील कर दिया तो कार्लोस को इसके बेहद गंभीर कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ सकते हैं। डैवी हल्का सा स्माइल करता है और मन ही मन सोचता है कि वो ये बात पहले से जानता था। इतना स्ट्रॉन्ग ट्रम्प कार्ड वह हमेशा के लिए सीक्रेट रख भी नहीं सकता। ये उसके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूबल है, इसलिए ज्यादा समय तक इसे छिपाकर रखना उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा। फिर डैवी क्वीन को टीज करता है कि उसे रेस्ट करना चाहिए था, फिर भी उसने उसे स्लैप कर दिया। इसके बाद वह बस श्रग करता है और वहां से जाने के लिए एक्सक्यूज कर लेता है। उसका यह एटीट्यूड क्वीन के गुस्से को और भड़का देता है। लेकिन डैवी बिना रुके आगे बढ़ता है। वो पैलेस की हालत की तरफ इशारा करता है और साफ कहता है कि पूरा पैलेस बुरी हालत में है और इसे पूरी तरह रिपेयर करवाया जाना चाहिए। वह साफ कर देता है कि अगर चीजों में कोई बदलाव नहीं हुआ तो रूमर्स और भी ज्यादा फैलेंगे और इस बार वह पीछे हटने वाला नहीं है। इस ह्यूमिलिएशन के बाद क्वीन अपने रूम में वापस जाती है और गुस्से में अपनी बिलोंगिंग्स इधर उधर फेंकने लगती है। वह बड़बड़ाती है कि अगर डैवी मरना चाहता है तो उसे मरने दिया जाए। उसे पूरा कॉन्फिडेंस है कि वह उसकी डेथ को आसानी से अरेंज कर सकती है। उधर हॉल में एमी कुछ सामान लेकर अपने पैलेस की तरफ जा रही होती है। इसी बीच उसके आसपास के लोग आपस में विस्पर करने लगते हैं। वे खास तौर पर डैवी के बारे में रूमर्स फैला रहे हैं। उसके कोमा से जागने के बाद से ही उसका बिहेवियर अनयूजुअल रहा है और अब ये बात किसी से छिपी नहीं है। इन रूमर्स की शुरुआत उस प्रीस्ट के साथ डैवी के किए गए व्यवहार के बाद हुई थी और उसके बाद इनर पैलेस की सिचुएशन भी काफी खराब हो गई थी। अब रूमर्स फैलने लगे हैं कि फर्स्ट प्रिंस अपने कोमा से जागने के बाद पागल हो गया है। डैवी भी नोटिस करता है कि अब लोग उसे अलग नजर से देखने लगे हैं, खासकर पैलेस में जहां मौजूद लगभग 50 लोग क्वीन लिंस के साथ अलाइंड है। अब उसकी रेपुटेशन ऐसी चीज बन चुकी है जिस पर हर कोई क्लोजली नजर रख रहा है। उधर एमी विजिबली खुश है। वह एक्साइटमेंट के साथ डैवी को न्यूली डिलीवर्ड सप्लाईज दिखाती है। उन्हें देखकर डैवी को महसूस होता है कि उसकी पर्सनल सिचुएशन आखिरकार इंप्रूव हो रही है। उसे मेडिसिनल हर्ब्स की जरूरत नहीं है, वे उसके लिए अननेसेसरी है क्योंकि उसकी हेल्थ अब पहले से ही अच्छी है। एमी कहती है कि जो लोग ये सप्लाईज भेज रहे हैं वे जरूर काइंड और थॉटफुल होंगे। उन्हें डैवी के अच्छे कैरेक्टर का पता होगा। डैवी मन ही मन सोचता है कि एमी को कैसे पता है कि उसका पर्सनालिटी इतना अच्छा है। एमी बिना किसी हेजिटेशन के तुरंत कंफर्म कर देती है। ये देखकर डैवी सोचता है कि एमी सरप्राइजिंगली स्ट्रेट फॉरवर्ड है और जेन्युइनली एक अच्छी लड़की है। तभी एक आदमी वहां आता है और डैवी को ग्रीट करता है। वह चेम्बरलेन है। पैलेस में ये वे लोग होते हैं जो पर्दे के पीछे चीजों को मैनेज और ऑर्गेनाइज करते हैं, जिन्हें बिशप्स कहा जाता है। वह आदमी एक्सप्लेन करता है कि क्वीन के ऑर्डर्स के मुताबिक पैलेस में रॉयल फंड्स को गलत तरीके से हैंडल करने वाले सभी सिनर्स और थीव्स को आइडेंटिफाई करके वापस लाया गया है। उन लोगों को देखकर डैवी उनमें से कई को पहचान लेता है। उसे क्यूरियोसिटी होती है कि नॉर्मली इन लोगों को किस तरह की पनिशमेंट दी जाती है, इसलिए वो बिशप से पूछता है। बिशप एक्सप्लेन करता है कि नॉर्मली जो भी रॉयल मनी एम्बेजल करते हुए पकड़ा जाता है उसे पब्लिक एग्जीक्यूशन दी जाती है और सिर्फ उसे ही नहीं, उसके पूरे फैमिली को भी एक्जीक्यूट किया जाता है। ये सुनते ही कल्प्रिट्स मर्सी की भीख मांगने लगते हैं। वे अपनी सीरियस मिस्टेक स्वीकार करते हुए डैवी से उन्हें छोड़ देने की प्लीडिंग करने लगते हैं। उधर डैवी ध्यान से उनकी बातें सुनता रहता है और पूरी सिचुएशन को कंसिडर करता है। इन लोगों की हालत देखकर वो उन्हें उस रूमर की याद दिलाता है जो उसने सुना था। रूमर ये था कि फर्स्ट प्रिंस कोमा से जागने के बाद पागल हो गया है और अब उसे ब्लड की क्रेविंग है। ये सुनते ही प्रिजनर्स और ज्यादा डेस्परेटली मर्सी मांगने लगते हैं।
वे डैवी से उन्हें जाने देने की प्लीडिंग करते हैं। वे प्रॉमिस करते हैं कि वे आगे से अपनी जिंदगी सही तरीके से जिएंगे, यहाँ तक कि वे आल्म्स तक मांगने लगते हैं। डैवी उनकी सारी बातें ध्यान से सुनता है। फिर वह बिशप को सिचुएशन संभालने का इंस्ट्रक्शन देता है। बिशप तुरंत प्रिजनर्स को ऑर्गेनाइज करता है और उन्हें जेल भेज देता है। हालांकि डैवी इस पूरी सिचुएशन को लेकर थोड़ा अनईजी महसूस करता है। उसे पता है कि क्वीन ने ये सब ऑर्डर किया है। वह साफ समझ सकता है कि क्वीन अपने बेटे और हस्बैंड के डर की वजह से इस तरह एक्शन ले रही है। इसी वजह से डैवी को यह अच्छा नहीं लगता कि क्वीन इतनी ज्यादा पावर एक्सरसाइज कर रही है। फिर भी पैलेस में चीजें अब पहले से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। बिशप डैवी को इन्फॉर्म करता है कि पैलेस की सभी एम्प्टी मेड पोजीशंस शाम तक फिल कर दी जाएंगी। डैवी इस बात को अप्रूव करता है। फिर वह ऑर्डर देता है कि एमी को उसकी पर्सनल मेड बनाया जाए। वह यह भी आदेश देता है कि एमी की सैलरी एक हाई रैंकिंग मेड के बराबर होनी चाहिए। इसके अलावा उसे एक बोनस भी दिया जाए। बिशप अश्योर करता है कि डैवी के सभी ऑर्डर्स एग्जैक्टली उसी तरह फॉलो किए जाएंगे। इसके बाद डैवी डिसाइड करता है कि अब उसकी सबसे आखिरी इच्छा अपने फादर से मिलना है। वो बिशप से इसके बारे में पूछता है, लेकिन बूढ़ा आदमी अपोलोजाइज करते हुए एक्सप्लेन करता है कि वह सिर्फ एक मैसेंजर है। डैवी तुरंत समझ जाता है कि असल में क्या हो रहा है और ध्यान से उसकी बातें सुनता है। बिशप उसे पेशेंस रखने की सलाह देता है। वह याद दिलाता है कि ये किंगडम को रन करने में टाइम लगता है, लेकिन डैवी उसे बीच में ही रोक देता है। वह खुद से सोचता है कि वह परफेक्टली समझ रहा है कि बिशप असल में क्या कहना चाहता है और वह इस बात को याद रखेगा। ये सुनकर बिशप को थोड़ी राहत महसूस होती है और वो वहां से जाने की तैयारी करता है। बिशप डैवी को इन्फॉर्म करता है कि उसने अपने सारे टास्क फिनिश कर लिए हैं और अब वो वहां से जा रहा है। जाने से पहले डैवी उसे एक और बात बताता है। वह कहता है कि बिशप जो फूड भेजता है वो अच्छा है, लेकिन मेडिसिनल हर्ब्स की कोई जरूरत नहीं है। उसका बॉडी अब एक्सीलेंट कंडीशन में है। वह यह भी इंस्ट्रक्ट करता है कि फूड के साथ भेजी जाने वाली बाकी सप्लाईज को जरूरत हो तो रोक दिया जाए। बिशप थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है। उसे एहसास होता है कि डैवी को सब कुछ पता है। फिर वह डैवी को सलाह देता है कि उसे रेस्ट करना चाहिए क्योंकि जल्द ही कुछ इंपॉर्टेंट गेस्ट्स आने वाले हैं। डैवी मन ही मन सोचता है कि क्या बिशप सच में पैलेस में होने वाली हर चीज देख सकता है। आखिर उसे गेस्ट्स के बारे में भी कैसे पता था। बिशप के जाते समय डैवी अपना फील्ड मैजिक इस्तेमाल करता है। उसे पहले ही पता चल चुका था कि सप्लाईज भेजने के पीछे बिशप ही है। ये ग्रैंड चेम्बरलेन बिशप है जिसे डैवी अपने चाइल्डहुड से अच्छी तरह याद करता है। वह हमेशा किंग के अंडर पैलेस स्टाफ को मैनेज करता आया है। जब डैवी छोटा था तब वह अक्सर बिशप से मिला करता था, लेकिन अब तक डैवी को यह एहसास नहीं हुआ था कि पैलेस में एमी के अलावा भी कोई वास्तव में उसके साइड में था। तभी एमी वहां पहुंचती है और उसे इन्फॉर्म करती है कि फोर्थ प्रिंस और सेकंड प्रिंसेस उससे मिलने आए हैं। एमी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती कि सेकंड प्रिंसेस अचानक आगे बढ़ती है और सीधे डैवी पर जंप कर देती है। ये प्रिंसेस विनली अलराउन है। वह किंगडम के अपने छोटे से हिस्से को खुद मैनेज करती है और अपनी जिंदगी को लेकर काफी कॉन्फिडेंट है, लेकिन खुद को डैवी के ऊपर बैठा देखकर उसे तुरंत एहसास होता है कि वो क्या कर रही है और वो उसे पुकारती है। डैवी अचानक हुए इस अटैक से स्टार्टल रह जाता है। उसे विनली की प्रेजेंस तक महसूस नहीं हुई थी क्योंकि उसका पूरा ध्यान एमी पर था और उसने जानबूझकर अपना मेंटल फोकस बाकी चीजों से हटा दिया था। इसी डिस्ट्रैक्शन की वजह से उसे विनली के पास आने का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। कुछ ही देर बाद विनली का भाई बार्स वहां आता है और उसे एक छोटे बच्चे की तरह उठाकर खड़ा कर देता है। वह डैवी को याद दिलाता है कि उसे विनली के साथ थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि विनली शुरुआत से ही ऐसी रही है। इसके बाद बार्स एक्सप्लेन करता है कि वह डैवी से एक इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने के लिए मिलना चाहता था। उनके फादर यानी किंग की फिलहाल 3 वाइव्स हैं, क्वीन लीनूस और 2 कंक्यूबाइंस। पहली कंक्यूबाइन अनीशा की अपनी स्टैंडिंग है, वही दूसरी कंक्यूबाइन एलिस क्वीन लीनूस की सपोर्टर बन चुकी है। इसी वजह से दोनों में से दूसरी कंक्यूबाइन को एक आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया गया है। विनली और बार्स इसी दूसरी कंक्यूबाइन के बच्चे हैं। बार्स बताता है कि सिचुएशन पहले से ही काफी केओटिक हो चुकी है और शुरुआत में हुए इस मैस के लिए वो अपोलोजाइज करता है। विनली उसी मोमेंट का फायदा उठाने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो लगभग बार्स को किक कर देती है। बार्स उसे डांटते हुए पूछता है कि वो इतनी रेकलेसली बिहेव क्यों कर रही है। विनली फ्रस्ट्रेटेड होकर आर्ग्यू करती है कि बार्स जरूरत से ज्यादा फॉर्मल बिहेव कर रहा है। उसे ये स्ट्रेंज लगता है, खासकर इसलिए क्योंकि डैवी से पहली बार मिलने के समय सबसे ज्यादा फॉरवर्ड वही था। दोनों इसी तरह आपस में आर्ग्यू करते रहते हैं। डैवी को ये सब देखकर मजा आता है, लेकिन वह ये भी जानता है कि ये दोनों ही ऐसे लोग हैं जिन पर वो वास्तव में ट्रस्ट कर सकता है। कुछ देर बाद तीनों साथ बैठकर कॉफी एंजॉय करते हैं। बार्स बताता है कि 6 साल बीत चुके हैं और इस पूरे समय के दौरान उन्हें एक रिमोट एरिया में भेज दिया गया था। डैवी सिर हिलाता है क्योंकि वो उनकी सिचुएशन को अच्छी तरह समझता है। जब वह कोमा में गया था तब दोनों सिर्फ 8 साल के थे। उनकी सर्कमस्टांसेस को देखते हुए उन्हें छिपाकर रखना जरूरी था। उनकी मदर कंक्यूबाइन अनीशा का उन पर ज्यादा कंट्रोल नहीं था, यहाँ तक कि उनकी फर्स्ट डॉटर को भी एक फॉरेन किंगडम भेज दिया गया था जहाँ उसकी पॉलिटिकल मैरिज कराई गई। ये सब क्वीन लीनूस की प्लॉटिंग और स्कीमिंग के जरिए हुआ था। डैवी सोचता है कि अनीशा अपने बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन अब वो पूरी तरह समझता है कि उन दोनों ने किन चैलेंजेस का सामना किया था और उन्हें सेफ रखने के लिए कितने केयरफुल मेजर्स लेने पड़े थे। डैवी को पूरी सिचुएशन समझ आ जाती है। फिर वह ट्विन से पूछता है कि क्या उन्होंने अपने फादर से मुलाकात की है। बार्स बताता है कि डैवी के पैलेस में आने से पहले वे अपने फादर से मिलने गए थे। ये सुनकर डैवी सोचता है कि आखिर उनका फादर अब कैसा है।
उसका सवाल सुनकर दोनों ट्विंस सरप्राइज्ड हो जाते हैं। बार्स कंफर्म करने के लिए पूछता है कि क्या डैवी अभी तक अपने फादर से नहीं मिला है। फिर वह उन्हें रियश्योर करता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, डैवी अपने फादर से सही समय आने पर जरूर मिलेगा। बार्स आसपास देखता है और नोटिस करता है कि जिस पैलेस में डैवी रह रहा है उसकी हालत काफी खराब है। डैवी कंफर्म करता है कि पैलेस के फंड्स एम्बेजल किए गए थे, लेकिन अब सिचुएशन रिजॉल्व हो चुकी है और मिसिंग फंड्स धीरे धीरे वापस आने लगेंगे। ये सुनते ही बार्स फ्यूरियस हो जाता है। उसे शॉक होता है कि किसी ने पैलेस की वेल्थ को इस तरह मिस हैंडल करने की हिम्मत कैसे की। वह इंसिस्ट करता है कि ऐसे ऑफेंडर्स को कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने चाहिए और किंग को खुद इस मामले के बारे में बताया जाना चाहिए। ट्विंस सीरियस और कंसर्न दिखाई देते हैं, लेकिन डैवी कामली उन्हें एश्योर करता है कि वो सारी प्रॉब्लम्स खुद हैंडल कर सकता है। ये सुनकर डैवी को भी रिलीफ महसूस होता है। उसे एहसास होता है कि पैलेस में उसकी साइड पर उससे कहीं ज्यादा लोग हैं जितना उसने पहले एक्सपेक्ट किया था। डैवी नोटिस करता है कि विंडली में एक्सेप्शनल मैजिकल टैलेंट है और वह पैलेस के अंदर एक आर्टिस्टिक ग्रुप का हिस्सा बनकर काम करती है। उसका भाई भी इस बात को कंफर्म करता है और बताता है कि विंडली काफी स्किल्ड और डेडिकेटेड है। मैजिक में विंडली बेहद टैलेंटेड है, लेकिन इसके अलावा बाकी चीजों में वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करती। ये सुनते ही ट्विंस फिर से आपस में आर्ग्यू करने लगते हैं। इसी दौरान विंडली बता देती है कि बार्स कॉन्टिनेंटल स्वॉर्ड्समैनशिप कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने वाला है। उसकी रफ पर्सनालिटी के बावजूद वो कॉम्पिटिशन के लिए क्वालिफाई करने में सफल रहा है और विंडली को ये काफी सरप्राइजिंग लगता है। ये सुनकर डैवी कॉम्पिटिशन के बारे में डिटेल्स पूछता है। दोनों सिबलिंग्स एक पल के लिए रुक जाते हैं क्योंकि अब उन्हें पूरी बात एक्सप्लेन करनी पड़ती है। बार्स कंप्लेन करता है कि विंडली ने उनका ओरिजिनल प्लान खराब कर दिया। वे इस टॉपिक को बाद में डिस्कस करने वाले थे, लेकिन विंडली ने पहले ही सब रिवील कर दिया। विंडली कामली जवाब देती है कि आखिरकार वे वैसे भी ये इन्फॉर्मेशन बताने वाले थे, इसलिए असल में कुछ बदला नहीं है। इसके बाद बार्स डैवी को एक लेटर देता है जिसमें अपकमिंग स्वॉर्ड्समैनशिप कॉम्पिटिशन की डिटेल्स होती है। वह बताता है कि ये कॉम्पिटिशन हर 5 साल में आयोजित होता है और इस साल का इवेंट पॉलिस्टिक किंगडम में होने वाला है। डैवी लेटर पढ़ता है और समझता है कि ये कॉम्पिटिशन मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स तक फैला हुआ है। इसका पर्पस पीस मेंटेन करना है, साथ ही नोबल्स को अपनी स्किल्स टेस्ट करने का मौका देना है। यह कुछ हद तक स्वॉर्ड्समैनशिप की ओलंपिक्स जैसा है। बार्स डैवी को एनकरेज करता है कि इस इवेंट से मिलने वाले किसी भी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए। वह याद दिलाता है कि डैवी ने अपने चाइल्डहुड के दौरान शायद ही कभी पैलेस या किंगडम से बाहर कदम रखा है। ये सुनते ही विंडली बीच में जंप कर जाती है। वह दावा करती है कि उसने पहले ही उनके फादर से उन चीजों के बारे में बात कर ली है जो मैटर करती है। इससे साफ होता है कि वह सिचुएशन को खुद हैंडल करने की इनिशिएटिव ले रही है। फिर वह इंसिस्ट करती है कि डैवी को उनके साथ पॉलिस्टिक किंगडम चलना चाहिए। इसे सिटी ऑफ वाटर के नाम से भी जाना जाता है। ट्विंस उसे रियश्योर करते हैं कि अगर उसका बॉडी ट्रैवल करने के लिए अभी भी बहुत वीक हुआ तो वे उसे अपने शोल्डर्स पर उठाकर भी ले जा सकते हैं। दोनों सिबलिंग्स फिर से आर्ग्यू करने लगते हैं, लेकिन इस बार डैवी उन्हें बीच में रोक देता है। वो कहता है कि वो उनके साथ जाएगा। दोनों सिबलिंग्स ये सुनकर सरप्राइज्ड हो जाते हैं और तुरंत खुश भी हो जाते हैं। डैवी उनकी रिएक्शन देखकर रियलाइज करता है कि सिर्फ उनके साथ अग्री कर लेना ही उनकी स्पिरिट्स को इतना अपलिफ्ट कर देता है। फिर वह बार्स की बात के बारे में सोचता है। जैसा बार्स ने कहा था, डैवी ने अपनी जिंदगी में कभी पैलेस या अपने वर्ल्ड से बाहर कदम नहीं रखा, इसलिए ये ट्रिप उसके लिए पहली बार बाहर की दुनिया को एक्सपीरियंस करने का मौका होगा। वो नए इवेंट्स देख सकता है, एंजॉय कर सकता है और थोड़ी फन भी कर सकता है। उधर बिशप किसी व्यक्ति के साथ अपकमिंग स्वॉर्ड्समैनशिप कंपटीशन के बारे में बात कर रहा होता है। वह मेंशन करता है कि बार्स अब 14 इयर्स का हो चुका है और उसे अपनी आगे के बच्चों के साथ बातचीत करनी चाहिए ताकि वह प्रिपेयर हो सके। बिशप उस व्यक्ति को रियश्योर करता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके मुताबिक यंग मास्टर्स अच्छी तरह बड़े हुए हैं, उन्होंने प्रॉपर मैनर सीखे हैं और सिचुएशन को रिस्पॉन्सिबली हैंडल करने में कैपेबल है। लेकिन बिशप की बात सुनकर वह व्यक्ति डिसअपॉइंटेड महसूस करता है। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि डैवी का फादर है। समय बीतता है। डैवी अपने रूम में बैठा अपनी मदर की फोटो को देख रहा होता है। अपने रूम और आसपास के पैलेस को देखकर उसे रिलीफ महसूस होता है। पैलेस आखिरकार पूरी तरह रिस्टोर हो चुका है। अब वह किसी हॉन्टेड हाउस जैसा बिल्कुल नहीं दिखता। बिशप के फास्ट वर्क की वजह से पैलेस की खाली पोजीशंस भी जल्दी भर दी गई हैं। अब पैलेस फिर से फंक्शनल और लाइवली हो चुका है। एमी ये पूरा बदलाव देखकर इमोशनल हो जाती है और उसकी आंखों में टीयर्स आ जाते हैं। उसे मुश्किल से यकीन हो रहा है कि पैलेस इतने कम समय में इतना बदल गया है। एमी की खुशी देखकर डैवी स्माइल करता है, लेकिन कुछ ही पल बाद बार्स उसे इंटरप्ट करता है और पूछता है कि क्या वह जाने के लिए रेडी है। ये सुनकर डैवी एमी से कंफर्म करता है कि सारी प्रिपरेशंस कंप्लीट है या नहीं। इसके बाद वह एमी को एक छोटी बॉटल ऑफ बियर देता है और उसे केयरफुली पकड़ने के लिए कहता है। फिर वे सभी बाहर निकलते हैं और पॉलिस्टिक किंगडम के लिए रवाना हो जाते हैं। उनका उद्देश्य कॉन्टिनेंटल स्वॉर्ड्समैनशिप कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना है। ये टूर्नामेंट हर 5 साल में आयोजित होता है और इसका इन्फ्लुएंस काफी बड़ा है। इसमें मल्टीपल किंगडम से पार्टिसिपेंट्स आते हैं। बार्स का इसमें पार्टिसिपेट करना पहले ही उसकी स्टैंडिंग को ऊपर उठा चुका है, इसलिए कंपटीशन में उसकी पोजीशन काफी सिग्निफिकेंट है। दोनों सिबलिंग्स इस इवेंट की इंपॉर्टेंस और इससे मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज को अच्छी तरह समझते हैं और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए खुद को तैयार करते हैं। अगर बार्स इस कंपटीशन में छोटी सी भी सक्सेस हासिल कर लेता है तो इसका क्वीन लिनिस पर काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है, खासकर सेकंड प्रिंस कार्लोस के मामले में। इसके बावजूद क्वीन लिनिस बार्स की पार्टिसिपेशन में
इंटरफियर नहीं करती। वो उसे बिना किसी ऑब्स्टिकल के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की अनुमति दे देती है। इसका मतलब दो चीजों में से एक हो सकता है, या तो क्वीन लिनिस को पूरा कॉन्फिडेंस है कि बार्स टूर्नामेंट में कुछ भी अचीव नहीं कर पाएगा, या फिर वह सीक्रेटली पर्दे के पीछे कुछ बड़ा प्लान कर रही है। उधर रोहन किंगडम का किंग यानी डैवी का फादर वहां पहुंचता है। उसे देखकर डैवी के अंदर मिक्स्ड फीलिंग्स पैदा होती हैं। वह सोचता है कि ये वही इंसान होना चाहिए था जिसे वह अपना फादर कहता, लेकिन कोमा से जागने के करीब आधे साल बाद भी ऐसा लगता है जैसे उसका फादर लगातार उससे बचने की कोशिश कर रहा है। कुछ ही देर बाद किंग बार्स को अपना ब्लेसिंग देता है, लेकिन डैवी को पूरी तरह इग्नोर कर देता है और बिना एक शब्द कहे वहां से चला जाता है। पीछे मुड़ते हुए वह सिर्फ इतना एक्नॉलेज करता है कि डैवी अब पहले से हेल्थियर लगता है, लेकिन वह उसके लिए बची हुई अपनी इमोशंस को भी वेस्ट नहीं करना चाहता। ये सब देखकर डैवी रिफ्लेक्ट करता है कि भले ही उसका फादर बदल चुका है, लेकिन उसे अपना फोकस शार्प रखना होगा। उसे अपने पर्सनल फीलिंग्स को आगे आने वाली चीजों में इंटरफियर नहीं करने देना है। तभी स्टेज पर मौजूद अनाउंसर घोषणा करता है कि फोर्थ प्रिंस बार्स एक बड़े कंपटीशन में उनके किंगडम को रिप्रेजेंट करेगा। ये बहुत बड़ी बात है। इसी वजह से वे एक फेस्टिवल आयोजित करने का फैसला करते हैं। अनाउंसमेंट जारी रहता है, लेकिन डैवी का माइंड अभी भी अपने फादर के चेहरे पर अटका हुआ है। वह सोच रहा है कि उसका फादर कितना बदल गया है। ऐसा लगता है जैसे वह पूरी तरह हर चीज से थक चुका है। कुछ ही देर बाद तीनों एक कैरेज में बैठकर अपनी डेस्टिनेशन की तरफ निकल पड़ते हैं। बार्स डैवी से कहता है कि ये राइड काफी बोरिंग है। हालांकि वह उसे रियश्योर करता है कि उनके साथ एलीट गार्ड्स हैं, इसलिए कोई वाइल्ड एनिमल उन्हें परेशान नहीं करेगा। फिर वह डैवी से पूछता है कि क्या वह कंफर्टेबल है। उसे चिंता है कि कहीं डैवी को कोई परेशानी तो नहीं हो रही। डैवी एक्सप्लेन करता है कि वह अनकंफर्टेबल नहीं है, उसे बस ये थोड़ा अनोइंग लग रहा है कि जर्नी इतनी लंबी है। आखिर वे इतनी बड़ी कैरेज में ट्रैवल कर रहे हैं, जबकि हॉर्सबैक इससे कहीं ज्यादा फास्ट होता। विंडली तुरंत बीच में बोल पड़ती है। वह कहती है कि डैवी के दिए हुए इतने एक्सीलेंट वाइन को एंजॉय करने के बाद उन्हें कंप्लेन करने का कोई राइट नहीं है। वो वाइन के फ्लेवर की खूब तारीफ करती है और पूछती है कि डैवी को इतनी हाई क्वालिटी बॉटल आखिर मिली कहां से। बार्स भी यही सवाल करता है। डैवी जवाब देता है कि उसे खुद नहीं पता कि ये वाइन कहां से आई, उसकी मदर ने बस ये उसके लिए छोड़ दी थी। ये सुनकर दोनों ट्विन सरप्राइज हो जाते हैं। बार्स फिर पूछता है कि क्या इतनी इंपॉर्टेंट चीज को इस तरह ड्रिंक करना ठीक है, लेकिन डैवी बस हंस देता है। वो एक्सप्लेन करता है कि उसकी मदर ने वाइन उसे एंजॉय करने के लिए छोड़ी थी, सिर्फ उसे स्टोर करके रखने के लिए नहीं, और इस तरह के स्पेशल मोमेंट में इसे शेयर करना ही इसके लिए सही था। ये सुनकर बार्स रियलाइज करता है कि डैवी वास्तव में कितना बदल चुका है। शाम होते होते उनका सेलिब्रेशन खत्म होने लगता है और वे रात के लिए रेस्ट करने का फैसला करते हैं। पॉलिस्टी किंगडम पहुंचने में अभी पूरा एक और दिन लगेगा, इसलिए वे वही कैंप सेटअप कर लेते हैं। बार्स डैवी को लेकर थोड़ा कंसर्न है। यह डैवी की पहली कैंपिंग है। उसे ये भी याद है कि डैवी हमेशा से ऐसी ट्रिप पर जाना चाहता था। इसी वजह से उसने जानबूझकर कैरेज चूज की थी, ताकि जर्नी थोड़ी स्लो और एंजॉयबल रहे। डैवी उसकी कंसिडरेशन को समझ जाता है। वह जानता है कि एक पेशेंट होने के नाते उसे अपनी जर्नी को रश नहीं करना चाहिए। अपने भाई की यह केयर देखकर डैवी इंप्रेस्ड होता है। भले ही उनका फादर बदल गया हो, लेकिन उसके सिबलिंग्स अभी भी वैसे ही हैं, और इस वजह से डैवी खुद को इनक्रेडिबली लकी महसूस करता है। कुछ देर आराम करने के बाद बार्स सोने के लिए एक्सक्यूज करता है और वहां से चला जाता है। अब डैवी अकेला बाहर खड़ा होकर मून को देख रहा होता है। तभी एमी वहां पहुंचती है। वह डैवी को ढूंढते हुए आई है। उसे देखते ही डैवी जमीन से एक स्टिक उठाता है और ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाता है। वह एक परफेक्ट कमबैक करने के लिए तैयार है। पास ही एक गार्ड गर्व से दोनों मून्स के बारे में बात कर रहा होता है, साइरस और क्रायस। वह एक्सप्लेन करता है कि एक मून बिगिनिंग को मार्क करता है, जबकि दूसरा एंड को लाइट करता है। पास खड़ा कोई व्यक्ति उसकी बात से इम्प्रेस्ड हो जाता है, लेकिन गार्ड इसे बस सिंपल कॉमन सेंस कहकर डिसमिस कर देता है। कुछ मोमेंट्स बाद एक और गार्ड वहां आता है और कंफ्यूज्ड होकर पूछता है कि वो खुद से क्यों बात कर रहा है। असल में डैवी पूरी देर से वही मौजूद था। वह फैंटोम मैजिक की मदद से हिडन था और चुपचाप उस गार्ड के साथ खेल रहा था। डैवी पहले से जानता है कि ये गार्ड्स ट्विंस ने हायर किए हैं। फिलहाल वे ठीक है, लेकिन अगर असैसिन्स ने हमला कर दिया तो सिचुएशन मेसी हो सकती है, और डैवी का अंदाजा बिल्कुल सही निकलता है। पहले से ही 20 असैसिन्स शैडोज में छिपे हुए हैं। वे बस ग्रुप के सोने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन डैवी उनकी पूरी प्लान को देख चुका है। वह जानता है कि उन्हें उसकी स्टेपमदर ने भेजा है। उसका मकसद एक ही अटैक में डैवी और दोनों ट्विंस को खत्म करना है। डैवी अपनी असली स्ट्रेंथ को छिपाकर रखना चाहता है, लेकिन जब सभी असैसिन्स एक साथ उस पर जंप करते हैं तो उसके पास अपनी पावर इस्तेमाल करने के अलावा कोई चॉइस नहीं रहती। उनके जमीन पर उतरने से पहले ही डैवी मूव कर जाता है। सिर्फ एक वुडन स्वॉर्ड के साथ वह एक ही पल में कई असैसिन्स को स्लैश कर देता है। वे हवा में ही कटकर नीचे गिरने लगते हैं। डैवी को हीरो पेगासस की सिखाई हुई बात याद आती है, कोई भी चीज वेपन बन सकती है अगर उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। यहाँ तक कि एक पीस ऑफ क्लॉथ भी डेडली वेपन बन सकता है। इसके अलावा डैवी ने हैंड ऑफ डेथ भी मास्टर कर रखा है, एक ऐसी टेक्निक जो डेवास्टेटिंग स्ट्राइक्स अनलीश करने में कैपेबल है। एक और असैसिन को काटकर गिराने के बाद बाकी असैसिन्स आगे बढ़ने से हेजिटेट करने लगते हैं। अगले ही पल डैवी उनकी नजरों से गायब हो जाता है और सीधे उनके पीछे अपीयर होता है। वो उनके एफर्ट्स का मजाक उड़ाता है और साफ कर देता है कि उसे पता है कि उन्हें किसने भेजा है। फिर भी डैवी थोड़ा सरप्राइज्ड है
कि उसकी स्टेपमदर ने एक साथ 3 रॉयल्स को टारगेट करने की हिम्मत कैसे की। ये ऐसा बोल्ड मूव है जो पूरे किंगडम को हिला सकता है। उन्हें रिएक्ट करने का मौका दिए बिना डैवी दोबारा अटैक करता है। एक के बाद एक असैसिन्स बेरहमी से गिरते जाते हैं। फिर वह बचे हुए असैसिन्स को वार्निंग देता है कि वापस भागो और लिनिस को बता दो कि डैवी अब उसके पास मौजूद हर चीज लेने आ रहा है। डरे हुए असैसिन्स अलग अलग दिशाओं में भागने लगते हैं, लेकिन उन्हें जल्द ही पता चलता है कि डैवी तो उनके साथ सिर्फ खेल रहा था। जैसे ही वे भागते हैं, डैवी अचानक आगे फ्लैश करता है और एक के बाद एक उनके बॉडीज को स्लैश करता जाता है। वो उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वे खुद को असैसिन्स कहलाने के लायक भी नहीं है। 2 डेस्परेट असैसिन्स उस पर एक साथ लंच करते हैं, जबकि एक और केओस का फायदा उठाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन डैवी एक सिंगल मर्सिलेस स्विंग में दोनों अटैकर्स को काट देता है। आखिरी असैसिन को लगता है कि वो बचकर निकल जाएगा, लेकिन डैवी पहले ही एक स्पेल प्रिपेयर कर चुका है। दूरी चाहे जितनी भी हो, मैजिक अपने टारगेट को ढूंढ लेती है और उसे इंस्टेंटली मार गिराती है। आखिर में उसे मारने के लिए भेजे गए सभी असैसिन्स डैवी के पैरों के पास डेड पड़े होते हैं। जिस जगह को डैवी की डेथ बेड बनना था, वही अब उन असैसिन्स की डेथ बेड बन चुकी थी। उधर असैसिन्स की फेलियर की न्यूज मेड के जरिए लिनिस तक पहुंचती है। मेड रिपोर्ट करती है कि उन्हें ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली हर कैंडल बुझ चुकी है। ये सुनते ही लिनिस को जोरदार शॉक लगता है। वह गुस्से में मेड को स्लैप कर देती है। उसे विश्वास नहीं होता कि वे कुछ ही नाइट्स में सिर्फ 3 बच्चों को भी हैंडल नहीं कर पाए। उसका गुस्सा अब ब्लैक मून गिल्ड की तरफ मुड़ जाता है। वह उनकी इनकम्पिटेंस से बेहद डिसअपॉइंटेड है। मेड एक्सप्लेन करती है कि गिल्ड के मुताबिक डैवी को शायद बाहर से किसी की हेल्प मिली थी। ये सुनकर लिनिस अनईजी हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर कौन उस ब्रैड डैवी का साइड ले सकता है। वह मेड को फर्दर इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर देती है। फिर वो उसे शार्प वार्निंग देती है कि अगर वे दोबारा फेल हुए तो वो उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देगी और पर्सनली ब्लैक मून गिल्ड के डिस्ट्रक्शन का इंतजाम करेगी। अगली सुबह डैवी और दोनों ट्विंस आखिरकार पॉलिस्टिक किंगडम पहुंच जाते हैं। ये किंगडम आकार में छोटा है, लगभग सिंगापुर जितना, लेकिन पूरे कॉन्टिनेंट की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। शहर की ब्यूटी देखकर डैवी उसे गौर से देखने लगता है। बार्स उसके चेहरे पर आई हैप्पीनेस नोटिस कर लेता है। डैवी भी कंफर्म करता है कि वह सच में खुश है, लेकिन उनके पास इस व्यू को एंजॉय करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है। कॉन्टिनेंट का ग्रैंड स्वॉर्ड्समैनशिप कंपटीशन शुरू होने वाला है, इसलिए वे सीधे स्टेडियम की तरफ निकल पड़ते हैं ताकि इवेंट को देख सकें। वहां पहुंचकर विंडली जल्दी से डैवी को कंपटीशन के बारे में ब्रीफ करती है। वो बताती है कि इस इवेंट में 8 डिफरेंट कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं और होस्ट नेशन पालन पूरे इवेंट के सेंटर में है। कंपटीशन में हर कंट्री अपने चुने हुए मेन इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजेगी। ये यंगर जनरेशन के लिए आयोजित किया गया है और इसमें सभी पार्टिसिपेंट्स की एज 20 इयर्स से कम होनी चाहिए। पूरी डिटेल्स सुनने के बाद विंडली बार्स का मजाक उड़ाती है कि वही उनके कंट्री का सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव है। ये सुनते ही दोनों के बीच एक और आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है। हालांकि मजाक अपनी जगह है। डैवी जानता है कि बार्स कोई ऑर्डिनरी स्वॉर्ड्समैन नहीं है। उसका रैंक मास्टर से सिर्फ एक लेवल नीचे है और इतनी कम एज में ये एक इनक्रेडिबल अचीवमेंट है। इसके बाद सबका ध्यान पालन किंगडम की रिप्रेजेंटेटिव की तरफ जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि फेमस प्रिंसेस ऑफ द स्वॉर्ड है। डैवी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। उसे एहसास होता है कि उसके कोमा में रहने के दौरान जरूर कोई नया पावरफुल फिगर सामने आया है। उसका नाम एलेना दे पालन है। वो 9 प्रिंसेस के बीच अकेली प्रिंसेस है। उसकी फेम का एक हिस्सा उसकी रेयर पोजीशन की वजह से है, लेकिन उसकी असली फेम उस लेजेंडरी ब्लेड की वजह से है जिसे वो वील्ड करती है। उस ब्लेड का नाम कैल्डरस है, जिसे गॉड स्वॉर्ड के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि वो 1000 नाइट्स के पार भी चमक सकता है। ये नाम सुनते ही डैवी को अपने फर्स्ट टीचर स्वॉर्ड गॉड एयर्स की याद आ जाती है। एयर्स बेहद लेजी था, लेकिन उसकी स्किल्स टेरिफाइंगली पावरफुल थी। वो अक्सर कैल्डरस के बारे में एंडलेसली बात किया करता था। उसका दावा था कि यही वो स्वॉर्ड है जिसने डीमन लॉर्ड को स्ट्राइक डाउन किया था। डैवी अंदाजा लगाता है कि एयर्स ने शायद दुनिया पर अपनी मार्क छोड़ने के लिए इस स्वॉर्ड को पीछे छोड़ दिया होगा। फिर भी इतने सालों बाद इसके बारे में दोबारा सुनना उसे स्ट्रेंज लगता है। अपने थॉट्स में खोए हुए डैवी की अचानक नजर एमी पर पड़ती है। एमी उसके बोटी पिन को एक लाइफलेस एक्सप्रेशन के साथ घूर रही होती है। डैवी उसकी तरफ देखता है, लेकिन एमी तुरंत उस बात को डिसमिस कर देती है। इससे डैवी थोड़ा पजल रह जाता है। वो इस बात को फिलहाल साइड में रखता है और दोबारा कैल्डरस पर ध्यान देता है। कहा जाता है कि ये ब्लेड अनब्रेकेबल है। इसके अंदर उसके मेकर की सोल से पैदा हुआ एक ईगो मौजूद है जो उसके विल्डर के लव से जुड़ा हुआ है। और अब ये लेजेंडरी स्वॉर्ड एलेना को अपना मास्टर चुन चुकी है। अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप स्किल्स के अलावा एलेना अपनी ब्यूटी के लिए भी जानी जाती है। हालांकि वहां मौजूद ज्यादातर बॉयज को उसकी स्किल्स से ज्यादा उसकी ब्यूटी में इंटरेस्ट दिखाई देता है। लंच के बाद इवनिंग फेस्टिवल की प्रेपरेशंस शुरू हो जाती है। डैवी को एक बजट बटलर जैसा ड्रेस किया जाता है और वो ऐसे सूट में खुद को बेहद अनकंफर्टेबल महसूस करता है जो उसके लिए जरूरत से ज्यादा टाइट है। एमी तुरंत उसे याद दिलाती है कि रोने के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, यहाँ तक कि सिर्फ एक स्पेक्टेटर होने पर भी वो पूरे किंगडम की इमेज कैरी करता है। डैवी जानता है कि एमी सही कह रही है। आज रात कई लोगों की नजरें उस पर रहने वाली है। फेस्टिवल में पहुंचने के बाद डैवी ट्विन से मिलता है। दोनों वहां मौजूद लोगों को इतने एलिगेंट कपड़ों में देखकर काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। डैवी विंडली की भी तारीफ करता है और उसे अपना एस्कॉर्ट बनाकर साथ ले जाता है। ये सुनकर विंडली के चेहरे पर एक फ्लस्टर्ड स्माइल आ जाती है। कुछ ही दूरी पर प्रिंसेस एलेना शांत खड़ी होकर
सब कुछ देख रही होती है। उसके पास खड़ा एक रॉयल उसका अटेंशन पाने की कोशिश करता है, लेकिन एलेना को उसमें खास इंटरेस्ट नहीं दिखता। वो बस उसकी बातें सुनती रहती है। जब वो रॉयल स्टेडियम की बात छेड़ता है तो एलेना उसे कोल्डली डिसमिस कर देती है। उसकी नजर में स्टेडियम बस एक बारबैरिक जगह है। उधर ग्रैंड हॉल में स्वॉर्ड्समैनशिप कंपटीशन के लिए बैंक्वेट पूरी तरह शुरू हो चुका है। हर किंगडम से आए रॉयल्स पूरे हॉल को भर देते हैं। हर तरफ बातचीत, हंसी और सेलिब्रेशन का माहौल है, लेकिन डैवी चुपचाप एक तरफ खड़ा होकर सबको ऑब्जर्व कर रहा है। इनमें से ज्यादातर यंग रॉयल्स हैं और अपने अपने कंट्रीज में काफी एडमायर्ड है। फिर भी सबसे ज्यादा अटेंशन बार्स खींच रहा है। वो अपने आसपास मौजूद लेडीज को बेहद आसानी से कैप्टिवेट कर रहा है, लेकिन डैवी इन चीजों को साइड में रखकर अपना फोकस और शार्प करता है। वो क्वाइटली कनेक्शंस बना रहा है और साथ ही पोटेंशियल एनिमीज को आइडेंटिफाई करके फिल्टर आउट कर रहा है। एक आउटसाइडर की तरह खड़े रहते हुए आखिरकार उसकी नजर बार से मिलती है। डैवी डिसाइड करता है कि वो उसकी मदद करेगा, लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़े डैवी विंडली को डांस के लिए पकड़ लेता है। विंडली ये देखकर बेहद खुश हो जाती है। उसे डैवी के साथ डांस फ्लोर शेयर करने में काफी एक्साइटमेंट महसूस होती है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सैडनेस भी है। उसे अफसोस है कि डैवी अपनी करंट कंडीशन की वजह से कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, जबकि वो एक टैलेंटेड स्वॉर्ड्समैन है। ये सुनकर डैवी ऑकवर्डली स्माइल करता है। वो मानता है कि विंडली उसके बारे में जरूरत से ज्यादा हाई ओपिनियन रखती है। आखिर 14 इयर्स की एज में कोई एक्सपर्ट कैसे हो सकता है? डैवी अपने यंगर ब्रदर को इन नए फेसेस के बीच देखते हुए सोचता है कि टैलेंट हमेशा हार्ड वर्क से ही बनता है। तभी पास से एक चीयरफुल वॉइस उनकी बातचीत को इंटरप्ट करती है। एक रेड हेड रॉयल उनके पास आता है और प्रिंसेस विंडली को पोलाइटली ग्रीट करता है। डैवी उसे ध्यान से ऑब्जर्व करता है और समझने की कोशिश करता है कि आखिर ये कौन है। साथ ही वो नोटिस करता है कि विंडली इस न्यूकमर को देखकर बिल्कुल खुश नहीं है। नया आया हुआ रॉयल डैवी को लगभग इग्नोर कर देता है और सीधा विंडली के पास जाकर उसका हैंड पकड़ लेता है। वो उससे अकेले में बात करने के लिए कहता है, लेकिन विंडली अपना हैंड वापस खींच लेती है और कहती है कि वो अपने ब्रदर के साथ बिजी है। ये सुनकर वो युवक थोड़ा फ्राउन करता है। फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देता है। उसका नाम प्रिंस वैलेंशन है और वो बॉल्टस किंगडम का 7th प्रिंस है। अब डैवी की बारी आती है। वो बिना किसी खास एक्सप्रेशन के अपना इंट्रोडक्शन देता है। डैवी का जवाब वैलेंशन को थोड़ा कंफ्यूज कर देता है। क्यूरियस होकर वैलेंशन उससे पूछता है कि वह यहाँ आखिर क्यों आया है। डैवी कामली जवाब देता है कि वह अपने यंगर ब्रदर को कॉम्पीट करते हुए देखने आया है। वैलेंशन इस जवाब को बिना ज्यादा रिएक्शन के एक्सेप्ट कर लेता है और डैवी को रेस्ट करने की विश करता है, लेकिन इसके तुरंत बाद वो एक बोल्ड जेस्चर करता है। वो विंडली के सामने एक नी पर बैठ जाता है और घोषणा करता है कि वह अपनी विक्ट्री उसे डेडिकेट करेगा।